साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 4 दहन और ज्वाला इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे। और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है ईंधन। तो ईंधन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिन्हें जलाने पर वे ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं, है ना। कोई भी पदार्थ हो जिसे जलाने पर हमें ऊष्मा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उन सभी पदार्थों को हम क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। जैसे गाय का जो गोबर होता है उसे जलाने पर ऊष्मा मिलती है, इसलिए वो क्या है? एक ईंधन है। लकड़ी ईंधन है, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि ये सभी क्या है? ये सभी ईंधन है। अब आप कहोगे सर यहाँ कोयला है और यहाँ काष्ठ कोयला है, तो ये काष्ठ कोयला क्या होता है? तो देखो, जब लकड़ी को जलाने पर जो कोयला बनता है तो उसको हम काष्ठ कोयला कहते हैं। और ये जो कोयला है वो ज़मीन से निकाला जाता है ना, जो कि हम तीसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट देखो, ईंधन का उपयोग घर, उद्योग, वाहन आदि में किया जाता है। सामान्य तौर पर हम सभी जानते हैं कि हम ईंधन के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे हर छोटी चीज़ में हमें किसकी ज़रूरत होती है? ईंधन की, है ना। इसलिए ईंधन का उपयोग घरों में होता है, उद्योग में होता है, वाहन में होता है, इन सभी में ईंधन का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है दहन क्या है ना। ईंधन तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब ये दहन क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो देखो, वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ या फिर ईंधन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं, है ना, मान लो ये हमारा क्या हो गया? ईंधन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ईंधन हो गया। और जब मैं इसे क्या करूँगा? जलाऊँगा, ठीक है। तो ये कब जलेगा? जब इसके आसपास में क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। यानी किसी भी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तब हमें क्या मिलती है? तब हमें ऊष्मा मिलती है, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ कब जलेगा? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी तभी जलेगा। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो पदार्थ जल नहीं सकता है, ठीक है। तो दहन क्या है? वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। और जिस पदार्थ का दहन होता है उसे दाह्य पदार्थ या ईंधन कहते हैं। फिर देखो अगला पॉइंट है, काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। यानी जब हम लकड़ी के कोयले को जलाते हैं, है ना, तो वो वायु की उपस्थिति में जलकर कौन सी गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस देगा। और इसके साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी देगा। फिर अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जैसे इसका मतलब समझना, जैसे मान लो मैंने कोयला लिया और उस कोयले को मैंने ऊष्मा दी, यानी कि उसका मैंने दहन किया, यानी उसको मैंने जलाया। तो कोयला ऐसा नहीं है कि माचिस से हमने उसको जलाया तो वो जल जाएगा, ठीक है। कोयले को जलाने के लिए उसको ऊष्मा तब तक देनी पड़ेगी जब तक कि वह आग पकड़ता नहीं है, जब तक कि वह जलता नहीं है। जैसे अगर मैं माचिस से कागज़ को जलाऊं तो वो तुरंत जल जाएगी, है ना। और अगर मैं इसी से माचिस से लकड़ी को जलाऊं तो क्या वो तुरंत जल पाएगी? नहीं जल पाएगी। तो हम जानते हैं कि विभिन्न पदार्थ यानी अलग अलग जो पदार्थ होते हैं, अलग अलग जो ईंधन होते हैं, है ना, वो अलग अलग ताप पर आग पकड़ते हैं, ठीक है। फिर इसी टॉपिक को समझने के लिए हमारा अगला पॉइंट जो है वो है ज्वलन ताप, है ना। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। पदार्थों को जलाने के लिए उनको इनके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है ना। तो ऐसा न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लग जाता है तो वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे इसको समझना, मान लीजिए इधर मैं एक लकड़ी ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर मैं ले लेता हूँ पेट्रोल। ये दोनों ही क्या है? दोनों ही ईंधन है ना। अब अगर मैं लकड़ी को जलाना चाहता हूँ तो इसको जलाने के लिए मुझे समय अधिक लगेगा, ठीक है। अधिक टाइम तक जब मैं इसके सामने आग दूंगा, ठीक है, तब जाकर ये जलेगा। जबकि पेट्रोल में केवल मैंने इसके पास में अगर माचिस भी या फिर कोई भी माचिस से भी छोटी चीज़ जिससे
चिंगारी आती है ना, चिंगारी होती है ना, चिंगारी भर इसके पास अगर चली जाए तो तुरंत ये क्या पकड़ देगा, आग पकड़ देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो होता है ना, ज्वलन ताप जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यानी बहुत कम ताप पर ये जल्दी से आग पकड़ लेगा, ठीक है। जबकि इसका ज्वलन ताप क्या होता है, अधिक होता है। इसलिए हम इसको आग देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब लकड़ी को उतनी आग मिल जाएगी, उतना उसको ताप मिल जाएगा कि जब वह जलना प्रारंभ कर देगा। तो इसका जो ज्वलन ताप है वो अधिक होता है, इसलिए ये देरी से जलता है। और इसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसलिए ये आसानी से जल जाता है, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट है ज्वलनशील पदार्थ। तो क्या होते हैं ज्वलनशील पदार्थ? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे पेट्रोल, एलपीजी और अल्कोहल। तो ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि इन सभी पदार्थों का जो है ज्वलन ताप बहुत कम होता है ना। तो ये जल्दी से जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। फिर देखो अगला पॉइंट है, प्रश्न है, जलती हुई लकड़ी पर पानी डालने पर आग क्यों बुझ जाती है? यानी जब किसी चीज़ पर आग लगती है तो वो आग क्यों बुझती है, उसका हम कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पानी से कोशिश करेंगे कि किसी चीज़ को, जो कोई चीज़ जल रही है और उस पर जब हम पानी डालते हैं तो वो क्यों बुझ जाती है। तो इसका कारण होता है, जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे इसका ताप इनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग फैलना रुक जाती है और जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति रुक जाती है और आग बुझ जाती है। यानी कि यहाँ पर हमें दो कारण बताए हैं जिसके कारण जो है आग बुझ रही है। तो वो दोनों कारण क्या है, उनको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पर दी है लकड़ी, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी है, ठीक है, और इस पर क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। और जब इस लकड़ी पर हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, तो ये आग क्यों बुझ जाती है, इसका कारण हमें बताना है। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये है कि पानी जब इसमें डालते हैं तो पानी क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो पानी ठंडा होने के कारण जो इस लकड़ी का ज्वलन ताप है ना, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप है ना, जिस पर ये लकड़ी जल गई है ना। तो जैसे ही हमने पानी डाला तो वातावरण कैसा हो गया, ठंडा हो गया। वातावरण ठंडा होने के कारण जितना ताप उसको मिल रहा था वो ताप क्या हो गया, कम हो गया। तो इस लकड़ी के ज्वलन ताप से ताप क्या हो गया, कम हो गया। ज्वलन ताप कम नहीं हुआ, इसको जो ताप मिल रहा था वो ताप क्या हो गया, कम हो गया। तो जब ताप कम हो गया तो इसका ज्वलन ताप जिस पर इसको पहुंचना था वहां तक वो पहुंचना टूट गया, उसका संपर्क टूट गया, इसलिए वो आग क्या हो गई, धीरे धीरे बुझ गई, है ना। दूसरा कारण क्या है, दूसरा, एक तो पहला कारण क्या हो गया, ज्वलनशील ताप जो है जितना मिलना चाहिए तो उतना मिलना बंद हो गया, क्योंकि वो पानी ठंडा होने के कारण वातावरण ठंडा हो गया तो ताप कम हो गया, है ना। दूसरा कारण होता है कि जब हम पानी डालते हैं आग पर, है ना, तो पानी को जब ताप मिलता है तो पानी की क्या बनती है, जल वाष्प बनती है, यानी कि भाप बनती है, ठीक है। ये भाप क्या करती है, इस आग के चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। जब आग के ये भाप चारों तरफ फैल जाती है तो आग को वायु मिलना बंद हो जाता है, यानी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। और जब इसको ऑक्सीजन मिलना बंद होता है तो क्या ऑक्सीजन के बिना आग जल सकती है, नहीं जल सकती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद होगा तो आग हमारी क्या होगी, बुझ जाएगी, क्योंकि आग जलने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेगी, जैसे ही पानी डालेंगे तो उसकी भाप बनेगी और ये भाप जो है इस ताप को, इस आग को जो है कंबल की तरह ढक लेगा। तो जब भाप इसके चारों तरफ आ जाएगी तो ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा और जैसे ही ऑक्सीजन का संपर्क टूटेगा तो आग जलना बंद हो जाएगी। यही कारण होता है कि जब हम जलती हुई लकड़ी पर पानी डालते हैं तो आग बुझ जाती है, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट है, जलती हुई लकड़ी पर पानी डालने से दो काम होते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ के तापमान को उसके ज्वलन ताप से नीचे ले आता है, जो कि मैंने बताया था। दूसरा,
जो भाप बनती है वह ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देती है। ये भी चीज़ मैंने समझा दी है ना। तो जो ऊपर लिखा हुआ है इसको सरल शब्दों में मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है। फिर देखो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है आग पर नियंत्रण कैसे करें। यानी कि ये तो ऊपर हमने क्या लिखा था, लकड़ी पर आग जल गया तो पानी डालकर उसको बुझाया हमने, लेकिन यहाँ पर पानी का टॉपिक नहीं है। फिर ये कह रहा है कि आग को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, यानी कहीं आग लग जाए तो हम उसको कैसे कैसे बुझा सकते हैं, वो यहाँ पर पॉइंट हमने लिखे हैं। तो पहला पॉइंट है आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। यदि आपको किसी पदार्थ को जलाना है ना, तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहली चीज़ ईंधन, यानी आप किसे जलाना चाहते हो वो होता है ईंधन। दूसरा, अगर आप किसी चीज़ को जलाना चाहते हो तो वहाँ आसपास वायु होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, क्योंकि हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन दूसरी चीज़ है। तीसरी, ऊष्मा, यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपने लकड़ी रख दी हवा की उपस्थिति में और वो लकड़ी जल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको उस लकड़ी को क्या करना पड़ेगा, तब तक उसको आग देनी पड़ेगी जब तक कि वो लकड़ी के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच जाती। जब वो ज्वलन ताप तक पहुंच जाएगी तो स्वतः वह लकड़ी क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो कुल मिला के आग को जलाने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहली तो चाहिए आपको ईंधन, ठीक है। दूसरी चीज़ चाहिए आपको वायु यानी कि ऑक्सीजन, और तीसरी चीज़ आपको उसको क्या देनी पड़ेगी, आग देनी पड़ेगी। आग जलाने के लिए आग देनी पड़ेगी, उसको ताप देना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके आग लगती है ना। अब मुझे इसको क्या करना है, नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण कैसे करेंगे, इन तीनों में से कोई एक चीज़ में हटा दो तो ऑटोमेटिक आग पर क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। हम जानते हैं आग लगाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, तो इन तीनों में से कोई एक चीज़ हटा देंगे तो आग पर नियंत्रण हो जाएगा। तो अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, यदि इनमें से एक या अधिक आवश्यकता को हटा दे तो आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। फिर देखो अगला पॉइंट है पानी। लकड़ी जैसे ईंधन को पानी से बुझाना ठीक रहता है, परंतु तेल व पेट्रोल से उत्पन्न आग को बुझाने में यह सहायक नहीं है। यानी कि आग को नियंत्रित करने वाले क्या क्या चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहली चीज़ है पानी। आग को नियंत्रित करने के लिए पानी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन पानी कहाँ उपयोगी है, जो लकड़ी जैसी चीज़ें हैं उन पर आग लग जाए तो पानी ठीक रहता है, लेकिन अगर पानी जो आग है वो तेल वो पेट्रोल जैसी चीज़ों में लग जाए तो पानी उसके लिए सही विकल्प नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है अग्निशामक यंत्र। ये भी जो है आग बुझाता है ना। तो ये किस लिए काम का है, देखो यह हवा की आपूर्ति को कम करने के साथ ईंधन का ताप कम कर देता है ना। यानी ये ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देता है और ईंधन को भी ठंडा कर देता है। इसी कारण से इसको हम अग्निशामक यंत्र बोलते हैं, यानी ये अग्नि पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको अग्निशामक यंत्र कहते हैं। तो ये भी पानी भी विकल्प है, ये भी विकल्प है। अब देखो अग्निशामक यंत्र जो है वो पेट्रोल और तेल जैसे इन चीज़ों में अगर आग लग जाती है तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप वहाँ पर अग्निशामक यंत्र का यूज करो, ठीक है। फिर देखो अगला पॉइंट है विद्युत उपकरणों में आग लग जाने पर अग्निशामक यंत्र से आग बुझाना अधिक उपयुक्त है। अगर देखो किसी भी करंट वाली चीज़ में आग लग जाए तब अगर आप वहाँ पानी डालोगे तो उल्टा आपको भी करंट लग जाएगा, है ना। तो विद्युत उपकरण जैसी चीज़ में आग लग जाए तो वहाँ पर आप किसका यूज करोगे, अग्निशामक यंत्र का यूज करोगे। ये आपने लगभग सब ने देखा होगा, कहीं आप ऑफिस में गए हो या बैंक में गए हो तो एक लाल कलर की टंकी लटकी हुई होती है दीवार पर, है ना। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अब इस अग्निशामक यंत्र में ऐसा क्या होता है जिससे आग बुझ जाती है, तो वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, यानी कि जो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम अग्निशामक कहते हैं। यानी कि इन अग्निशामक यंत्रों के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी हुई होती है, इसी गैस की वजह से आग बुझती है ना। अब कैसे बुझती है तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। उच्च दाब पर इसे द्रव रूप में सिलेंडरों में भरा जाता है, यानी कि जो टंकियाँ होती है, बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इस गैस को उच्च दाब पर द्रव के रूप में बदल देते हैं,
है ना। किसी भी गैस को जब हम दाब देंगे तो वो गैस किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, यानी द्रव में बदल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको उच्च दाब पर संपीड़ित करके द्रव में बदलेंगे और इस गैस को किस में डाल देंगे, सिलेंडर में डाल देंगे। सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यानी कि जब हम उसको सिलेंडर के अंदर भरते हैं पानी के रूप में और ऊपर से पैक कर देते हैं और मान लो कहीं पर आग लग जाए, तो जब उस सिलेंडर को हम खोलेंगे तो एकदम वो फटाफट से बाहर निकलेगी, है ना। ऐसे गैस के रूप में एकदम तेजी से बाहर निकलेगी और जब वो तेजी से बाहर निकलेगी तो आसपास का वातावरण ठंडा भी कर देगी और आग भी बुझ जाएगी। फिर देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, तो यहाँ लिखा है तेल और पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल उपयोगी नहीं है, क्योंकि जल तेल से भारी होता है और जल नीचे चला जाएगा और ऊपर आग जलती रहेगी। यदि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाए तो CO2 फैल जाएगी और आग को कंबल की तरह लपेट लेगी। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि मान लो कोई पेट्रोल जैसी चीज़ पर आग लग जाती है। मान लो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, पेट्रोल है, ठीक है, ये पेट्रोल है और इसमें आग लगेगी। यहाँ पर क्या जल गई, आग जल गई, बहुत सारा पेट्रोल है और बहुत सारी आग जल गई, ठीक है। तो हम अगर इसके ऊपर पानी डालेंगे ना, तो ये पानी क्या होता है, भारी होता है और पेट्रोल क्या होता है, हल्का होता है। तो ये आग ऊपर की तरह लगती रहेगी, है ना। और ये पानी जब इसके ऊपर डालेंगे तो पानी भारी होने के कारण कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो पानी तो नीचे चला गया और आग ऊपर लग रही है, तो इस पानी का इस पेट्रोल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि आग बुझने वाली नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह हम पानी की जगह यहाँ पर अग्निशामक यंत्र से यहाँ पर CO2 छोड़े, यानी अग्निशामक यंत्र को खोले, ओपन करें, उसका बटन दबाए, जैसे ही बटन दबाएंगे तो उसमें से गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे फैल जाएगी, पूरी चारों तरफ फैल जाएगी। तो यहाँ पर जब ये चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगी तो ये चारों तरफ क्या कर लेगी, इसको ठंडा कर देगी। ठंडा करने के साथ ही ये ऐसे लपेट जाएगी, कंबल के जैसे ऐसे लपेट जाएगी। तो जैसे ही लपेटेगी तो बाहर से ऑक्सीजन आना इसको क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो बाहर से ऑक्सीजन आना जैसे ही बंद होगा तो आग को यहाँ ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा विकल्प है। जब पेट्रोल जैसी चीज़ों में आग लग जाती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से उसको बुझाना सही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर लिखा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, के पाउडर का छिड़काव। ये पदार्थ आग के निकट जाने पर CO2 गैस निकालती है, जिससे आग बुझ जाती है। अब यहाँ पर दो पदार्थ हमें दिए हैं पाउडर, है ना। उन दोनों पाउडर का नाम क्या है, एक तो है सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो जहाँ पर आग जलती, जैसे मान लो यहाँ पर आग जल गई, ठीक है, और यहाँ पर हमने तिगारी के अंदर ये पाउडर रख दिया, ठीक है। ये कौन सा पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर या पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाउडर। तो ये पाउडर हम हथेली में लेकर इसके ऊपर डालेंगे। जैसे ही इसके ऊपर डालेंगे तो ये पाउडर जब जलेगा, है ना, इसको आग के पास में लाएंगे तो उसको ऊष्मा मिलेगी। जैसे ही उसको ऊष्मा मिलेगी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से छोड़ेगी। ये पाउडर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। और हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, इसको कंबल की तरह लपेट देगी और यहाँ आग जलना बंद हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये दो पाउडर जो दिए हैं इससे भी हम आग को बुझा सकते हैं। फिर अगला जो पॉइंट है हमारा वो है दहन के प्रकार, है ना। दहन यानी कि जो आग लगती है वो कितने प्रकार की होती है। तो दहन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है तीव्र दहन, जो हम पेट्रोल के अंदर आग लगते हुए देखते हैं उसको हम तीव्र दहन कहते हैं। दूसरी है स्वतः दहन, है ना, जो सफ़ेद फास्फोरस के अंदर आग पकड़ते हैं उसको हम स्वतः दहन कहते हैं। और विस्फोट, जो बम होते हैं, पटाखे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विस्फोट। तो ये 3 प्रकार के दहन होते हैं। अब इनकी हम अलग अलग परिभाषा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तीव्र दहन क्या होता है। तो जब पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा और
प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार के दहन को तीव्र दहन कहते हैं। यानी कि जो फटाफट जल जाता है और फटाफट जलने के साथ में ही वह ऊष्मा और प्रकाश यानी कि उजाला है ना, चारों तरफ क्या कर देता है, उजाला फैला देता है। तो ऐसे दहन को हम क्या कहते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। जो तेजी से जलकर बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है और प्रकाश भी देता है, तो ऐसे दहन को हम तीव्र दहन कहते हैं। जैसे सीएनजी और पेट्रोल में लगी आग तीव्र दहन का उदाहरण है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है ऐसे दहन जिसमें बिना ऊष्मा दिए पदार्थ स्वतः जल उठता है स्वतः दहन कहलाता है। जैसे वायु में सफ़ेद फास्फोरस का जलना, कोयले की खान में आग पकड़ना, जंगल में आग लगना। यानी कि हम किसी पदार्थ को बिना जलाए, ठीक है, बिना जलाए वो खुद अपना आप ऑटोमेटिक जलने लग जाए, तो उसको हम कहते हैं स्वतः दहन। जैसे सफ़ेद फास्फोरस, यानी सफ़ेद फास्फोरस एक पदार्थ होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये सफ़ेद फास्फोरस जो है मैंने यहाँ पर इसके कैरोसिन के अंदर रखा हुआ है, तो कैरोसिन के अंदर ये जलेगा नहीं। अब मैंने कैरोसिन से इसको बाहर निकाल दिया किसी की सहायता से, है ना, और ये सफ़ेद फास्फोरस कहाँ आ गया, बाहर आ गया। जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति, चारों तरफ क्या ऑक्सीजन है, जैसे ही ये ऑक्सीजन से के साथ संपर्क में आएगा ये खुद ऑटोमेटिक जल जाएगा, इसको आग देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा जो दहन होता है इसको हम स्वतः दहन कहते हैं। सफ़ेद फास्फोरस के अलावा स्वतः दहन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो एक तो आपको ये देखने को मिलेगा जंगल में। कभी कभी क्या होता है, जंगल में जब भीषण गर्मी होती है तो जंगल में सूखी लकड़ियाँ जो होती है वो ऑटोमेटिक जल जाती है, और ऑटोमेटिक जलने के कारण पूरे जंगल को भी जला देती है। तो ऐसे दहन को हम क्या कहेंगे, स्वतः दहन। इसी प्रकार जो कोयले की खान होती है, कोयले की खान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस गर्मी की वजह से कोयला भी ऑटोमेटिक जलता है और आसपास की चीज़ों को भी जला देता है। तो ये स्वतः दहन के कुछ उदाहरण हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। फिर देखो अगला पॉइंट है ऐसा दहन जिसमें एक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा प्रकाश के साथ ध्वनि उत्पन्न होती है, विस्फोट कहलाता है ना। अब विस्फोट किसको कहेंगे कि हमें वहाँ पर एक अभिक्रिया देखने को मिलेगी। अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया में जैसे ही वह अभिक्रिया होगी तो एकदम से ऊष्मा मिलेगी, उसके साथ प्रकाश और ध्वनि, यानी कि जैसे बम की आवाज़ आती है ना, धम धम बम फूटते हैं, तो उसके साथ ध्वनि के साथ जब कोई पदार्थ ऊष्मा और प्रकाश देता है तो ऐसे दहन को हम क्या कहेंगे, विस्फोट कहेंगे। क्या कहेंगे, विस्फोट कहेंगे। अगला पॉइंट है ज्वाला। ज्वाला यानी कि आग जो हमें दिखाई देती है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होता है वह ज्वाला का निर्माण करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो पदार्थ वाष्पित होगा यानी पिघलेगा, तो जितना वो पिघलेगा उतना वो आग का निर्माण करेगा। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती हम जलाते हैं तो नीचे से मोम पिघलती है, तो जितनी मोम पिघलेगी उतनी ही वो मोम ऊपर जो है वो ज्वाला उत्पन्न करेगी। तो जो पदार्थ पिघलता है वो उतनी ही आग उत्पन्न करता है। लकड़ी का कोयला दहन के क्रम में वाष्पीकृत नहीं होता है, इसीलिए वह ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। यानी जो लकड़ी का कोयला होता है ना, जब उसको हम जलाते हैं तो वो पदार्थ वाष्पीकृत नहीं होता। वाष्पीकृत मतलब वो पिघलता नहीं है, इसीलिए जो है वो कोयला ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। कभी भी आप देख लेना कोयला जो है उस वो जलता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा, आपको लाल लाल दिखाई देगा। क्यों वो लाल लाल दिखाई देता है, क्योंकि वो पिघलता नहीं है, वाष्पीकृत नहीं होता है, और वो पिघलेगा नहीं तो वो ज्वाला का निर्माण भी नहीं कर सकता। ज्वाला को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। अब जो हम ज्वाला देखते हैं ना, तो उसमें विभिन्न क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। मैं आपको चित्र भी बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या करा, एक मोमबत्ती को जलाया, तो ये जो मोमबत्ती जल रही है तो इसके आस पास में देखो, यहाँ पर सबसे नीचे देखो काला धब्बा है, इसके ऊपर ये जो ज्वाला है वो पीले कलर की है, और सबसे ऊपर देखो यहाँ पर नीले कलर की ज्वाला है ना। तो ये क्या क्या क्षेत्र है और ये कैसे क्यों रंग है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहला, ज्वाला को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है आंतरिक क्षेत्र, यानी सबसे अंदर का क्षेत्र। तो ज्वाला के इस आंतरिक क्षेत्र का रंग काला है तथा यह सबसे कम गर्म का क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर देखो
जो ज्वाला की इस पॉइंट में देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक काला धब्बा है, क्योंकि यहीं से जो है हम इसको जलाना शुरू करते हैं। लेकिन ये जो डोरी होती है वो मोम नहीं होती है, ये ईंधन नहीं होता है ना, इसलिए वो जलेगा भी नहीं और ये काला काला प्रकार का होगा। और यहाँ पर सबसे कम ऊष्मा होती है, यानी ये सबसे कम गर्म क्षेत्र है। बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो क्या है, मध्य क्षेत्र। ज्वाला का मध्य भाग पीला तथा मध्यम गर्म होता है, इसमें पदार्थ का आंशिक दहन होता है। अब यहाँ पर जो ये मोम पिघल रही है, तो इसके कारण ये जो मध्य वाला भाग है ना, वो पीले कलर का है, क्योंकि यहाँ पर मोम का क्या हो रहा है, आंशिक दहन हो रहा है, इसलिए ये कैसा रंग दे रहा है, पीला रंग दे रहा है। आंशिक दहन का मतलब है कि कम इसके जो मोम है वो कम पिघल रही है, इस क्षेत्र में कम पिघल रही है, इसलिए इसका आंशिक दहन हो रहा है ना, पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये पीला कलर हमें दिखाई दे रहा है। और सबसे कम गर्म तो ये काला क्षेत्र है, और ये जो पीला क्षेत्र है वो कम गर्म है, लेकिन इससे ज़्यादा गर्म है, यानी मध्यम गर्म है। ठीक है। और तीसरा जो भाग है वो बाह्य भाग, यानी ऊपर वाला भाग। ज्वाला के बाहरी भाग अदीप्त क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहा जाता है। इसका रंग नीला होता है, यह सबसे अधिक गर्म भाग है। यहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ना। जब हम थोड़ा दहन होता है किसी चीज़ का तो वहाँ पीला रंग आता है, और जब पूर्ण दहन होता है तो वहाँ पर नीला रंग आता है। और ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होती है, ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। बीच में मध्य में ऊष्मा इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मध्यम गर्म होती है। और यहाँ इस क्षेत्र में सबसे कम गर्म है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, काला, और ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। ठीक है। अब देखो जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोने और चांदी को पिघालने के लिए सोनार ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करता है, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म होता है और सोने और चांदी जैसी धातुओं का गलनांक अधिक होता है। यानी कि अगर मुझे किसी सोने के तार को पिघालना है ना, तो सोनार क्या करता है, उस तार पर जो ज्वाला छोड़ता है, उस ज्वाला में आप देख लेना वो सबसे आगे वाला जो भाग होता है नीले कलर वाला, उसका उपयोग करता है। क्योंकि सोना और चांदी जो होते हैं वो आसानी से नहीं पिघलते हैं, उसको पिघालने के लिए बहुत ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा कहाँ से मिलेगी उसको, ज्वाला के सबसे आगे वाले भाग से मिलेगी, नीले कलर की ज्वाला से मिलेगी, इसलिए वो सबसे आगे वाले भाग का प्रयोग करता है। अगला पॉइंट है आदर्श ईंधन के गुण। यानी देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने पढ़ा है, हमने ईंधन के बारे में पढ़ा है ना, कि भाई ईंधन क्या चीज़ होती है, जिससे हमें ऊष्मा मिलती है, उन सभी चीज़ों को हम ईंधन कहते हैं। जैसे गोबर, लकड़ी, पेट्रोल, सीएनजी, ये सब हमारे ईंधन होते हैं। और ईंधन का उपयोग हम हर जगह करते हैं, घर में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, सब जगह ईंधन का उपयोग करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जब ईंधन जलता है तो हमें ऊष्मा देता है ना। तो कोई भी चीज़ जिससे हमें ऊष्मा मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब इस ईंधन को मुझे क्या करना है, जलाना है। तो उसको जलाने के लिए मुझे क्या चाहिए, उसका ज्वलन ताप चाहिए। क्या चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए। तो ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर वह पदार्थ जलता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो ये आग होती है, उस आग पर हम नियंत्रण कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कि देखो जब आग जलानी होती है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ईंधन चाहिए, फिर उसके साथ उसमें मुझे क्या चाहिए, वायु चाहिए, और फिर क्या चाहिए, इनको जलाने के लिए मुझे ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके ईंधन जलेगा, है ना। अब अगर इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हम हटा दें, जैसे मैं वायु को हटा दूं, तो क्या यहाँ पर आग लगेगी, नहीं लगेगी। तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हम हटा दें तो हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। आग को नियंत्रित करने के लिए हम तो एक तो पानी के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा अग्निशामक यंत्र के बारे में, है ना। तो अच्छा अग्निशामक यंत्र क्या है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ज्वाला, है ना। तो ज्वाला में 3 भाग होते हैं, सबसे जो अंदर का भाग होता है वो काले कलर का होता है और वो सबसे कम गर्म होता है। बीच वाला भाग पीला होता है, ठीक है, और ये मध्यम गर्म होता है।
और सबसे बाहरी भाग जो होता है वो नीले कलर का होता है और सबसे गर्म होता है, और सोनार जो होता है वो इसी रंग का उपयोग करता है ताकि वो सोना चांदी आसानी से पिघला सके। अब ये सारी चीज़ें किस पर टिकी हुई है? ये सारी चीज़ें टिकी हुई है ईंधन पर। तो एक अच्छा ईंधन किसे कहेंगे, यानी कि आदर्श ईंधन के गुण क्या होंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो आदर्श ईंधन क्या होता है। अच्छा ईंधन वह है जो, यहाँ पर 4 पॉइंट है, सस्ता और आसानी से मिल जाए। यानी अच्छा ईंधन वो होगा जिसको हमें ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़े, हम उसको सरलता से क्या कर दे, खरीद सकते हैं, है ना। सस्ता और आसानी से मिल जाए उस ईंधन को हम आदर्श ईंधन कहेंगे। दूसरी चीज़, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है, यानी कि उसको आग अलग से वायु देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं आपके पास में खड़े होकर पुट्टा से हवा उसको दो और फिर उसको ऑक्सीजन मिले और फिर वो जले, नहीं, है ना। कोयलों को जलाने के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, तेज़ी से उसमें पंखी करते हैं, हवा देते हैं, तब कोयला जलता है। तो ऐसा ईंधन अच्छा नहीं है। अच्छा ईंधन क्या है, जो फटाफट जल जाए, है ना। जैसे ही हमने उसको आग दी और वो जल गया, तो उस ईंधन को हम अच्छा ईंधन कहेंगे। अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, भाई हमें किससे लेना देना है, हमें तो ऊष्मा से लेना देना है। जैसे मुझे खाना पकाना है तो खाना किससे पकेगा, ऊष्मा से पकेगा। जब वो गर्म चीज़ होगी तब ऊष्मा, मतलब तब वो सब्जी पकेगी, है ना। तो जो जितनी ज़्यादा ऊष्मा देगा वह ईंधन क्या होगा, एक आदर्श ईंधन होगा। जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता हो। जैसे जब मोम पिघल जाती है तो पिघला हुआ मोम जो होता है वो अवांछनीय पदार्थ होता है, ठीक है। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी के जलने के बाद जो राख बनती है वो अवांछनीय पदार्थ होता है ना। तो अच्छा ईंधन क्या है, जिसको जलाने पर जो अवांछनीय पदार्थ है वो बचे नहीं, उसको हम आदर्श ईंधन कहेंगे। अगर हम देखें तो आदर्श ईंधन कोई भी हमें मिलने वाला नहीं है ना। जो अच्छा ईंधन है उसके पैसे ज़्यादा लगेंगे, है ना। और जो सस्ता ईंधन है तो ये सारे गुण उसके अंदर होंगे भी नहीं। तो इस तरीके से हम देखें तो आदर्श ईंधन तो कोई है ही नहीं, है ना। ये सिर्फ एक कल्पना है। फिर है ईंधन दक्षता। अब ईंधन दक्षता का मतलब किसी ईंधन में किसी ऊष्मा को देने की जो क्षमता होती है उसी को हम ईंधन दक्षता कहते हैं। यानी कि किसकी पावर ज़्यादा है, कौन पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा देता है, उसको हम ईंधन दक्षता कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है वो समझना। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, अर्थात केजे प्रति केजी। अब ऊष्मा ईंधन दक्षता की परिभाषा क्या हो गई, मैंने कोई भी 1 किलोग्राम पदार्थ लाया, 1 केजी पदार्थ लाया, उसका मैंने क्या करा, पूर्ण दहन, यानी उसको मैंने पूरा जलाया। पूरा जलाने के बाद वो कितनी ताकत से अपनी ऊष्मा देता है, यानी गर्मी फैलाता है, किसी वातावरण को गर्म करता है, कितना गर्म करता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर गोबर है, ठीक है, 1 किलो गोबर लेके आया मैं, कितना, 1 केजी, और उस 1 केजी गोबर को मैंने जलाया। तो जलाने के बाद ये जो गोबर है वो जलने के बाद इसका जब पूर्ण दहन होगा, यानी पूरा जलाऊंगा मैं उसको, और वो कितनी ऊष्मा देता है वो उसका क्या होगा, ऊष्मीय मान होगा। क्या होगा, ऊष्मीय मान होगा, ठीक है। अब गोबर की जगह 1 केजी मतलब 1 लीटर अगर मैं पेट्रोल लेके आ जाऊं, ठीक है, तो पहली बात तो ये फटाफट जल जाएगा और इससे कई गुना ज़्यादा जो है आग देगा, ठीक है। तो इसका ऊष्मीय मान गोबर से तो क्या है, ज़्यादा ही है। बात समझ में आ गई। तो यानी कोई भी ईंधन ले लो आप, 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्ण दहन करने पर जितनी ऊष्मा उसको वो देता है उसी को हम उसका क्या कहेंगे, ऊष्मीय मान कहेंगे। और इसके पीछे हम लगाएंगे किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितनी जूल ऊर्जा उसने दी, कितनी ऊष्मा दी, ठीक है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम पीछे किलोमीटर लगाते हैं। जैसे जयपुर से उदयपुर 500 किलोमीटर दूर है, तो ये किलोमीटर हमने जो लगाया वो इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। उसी प्रकार जो ऊष्मा होती है उसको जलाने पर जो ऊष्मा ऊष्मीय मान होता है उसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब हम फटाफट जो है ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखो ईंधन जलाने के हानिकारक प्रभाव, पहला है लकड़ी और कोयला और पेट्रोल जैसे कार्बनिक
ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक है जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, ये ऐसे कार्बन ईंधन हैं जो बिना जले, यानी कि अगर हम इसको जलाएं नहीं तो ये कार्बन के कण छोड़ते हैं। कोयला जो होता है वो छोटे छोटे कार्बन के कण छोड़ते हैं। ये कार्बन के कण बहुत खतरनाक होते हैं। अगर ये हमारे नाक में चले जाए, हमारे शरीर के अंदर चले जाएं तो इसके बहुत ही दुष्कारण खतरनाक परिणाम होते हैं। पहली बात तो ये खतरनाक प्रदूषक है, यानी कि ये हानिकारक है, प्रदूषण फैलाते हैं और इससे कौन सी बीमारियां होती है, दमा और श्वास रोग उत्पन्न करने जैसी बीमारियां होती है। फिर दूसरा है, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। यानी कि अगर मैं कोयला है, मान लो कोयले का अपूर्ण दहन करूं, यानी अपूर्ण दहन मतलब थोड़ा थोड़ा जला के उसको छोड़ दूं, है ना, तो जो गैस, जो धुआं निकलेगा, है ना, गैस मतलब धुआं, जो धुआं निकलेगा वो धुआं कैसा होगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब गैस बनती है ना, तो ये बहुत ही विषैली गैस होती है। ये अपने शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में चली जाए तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है ना। इसी को हम कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से लिखते हैं। ठीक है, ये इतनी खतरनाक नहीं है जितनी ये खतरनाक है। फिर देखो अगला पॉइंट, ईंधन के दहन से CO2 गैस निकलती है जो विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अब किसी भी ईंधन को हम जलाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड विषैली तो नहीं होती है, लेकिन ये बहुत प्रदूषण फैलाती है। प्रदूषण का मतलब, जैसे मान लो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा क्या होगी, वातावरण में बढ़ जाएगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा बढ़ेगी तो वहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये इसका एक कारण है। और पृथ्वी जो गर्म होती है उसी को हम विश्व उष्णन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पर्यावरण में फैल जाती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होता है। फिर देखो अगला पॉइंट, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल वर्षा करते हैं जो फसल, मृदा और भवनों के लिए हानिकारक है। यानी कोयला डीजल तो कौन सी गैस बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये बहुत दम घोटू गैस होती है, यानी अगर इसका धुआं हमारे शरीर के अंदर चला जाए तो हमें श्वास लेने की दिक्कत हो जाएगी, और ये दम घोटू गैस है ना। फिर उसके बाद में देखो पेट्रोल जो होता है उसको जलाने पर यह नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी हमारे पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती है। सल्फर और नाइट्रोजन को जब हम जलाते हैं तो ये इसके ऑक्साइड छोड़ता है, जो क्या होता है कि जल में घुल जाता है। जब बरसात होती है तो उस बरसात के जल में ये घुल जाते हैं और अम्ल वर्षा करते हैं। ये अम्ल वर्षा हमने क्लास 7 में पढ़ी थी, है ना। अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, फसल, मृदा और भवन को नुकसान होता है ना, वो खराब हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब मेरे वीडियोज आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ढेर सारे कमेंट करो। थैंक यू।